खबरें ऐसी हो जो आपको ऊर्जा और उत्साह से भर दे, जो दिन भर की थकान को खत्म कर दे। कहते हैं कि अगर सोच सकारात्मक हो तो जीवन आसान हो जाता है और पॉजिटिव सोच के आगे हर चुनौतियां मानो हार मान जाती हैं। तो इसी सोच के साथ में हम हर रोज आपके लिए लेके आते हैं गुड न्यूज, क्योंकि हमें पता है कि रोजमर्रा के काम करने के बाद में जब हम थक जाते हैं तो घर आते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं और यही सोचते हैं कि काश कुछ खबरें ऐसी हो जो दिन भर के कामकाज की थकान को छूमंतर कर दे, जिसे देखकर और सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए और दिल कह उठे ये तो गुड न्यूज है और आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दे। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड कूल कर देंगी, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप जरूर कहेंगे हमने देखी है गुड न्यूज, और आप कह सके कि गुड न्यूज हो तो ऐसी। अब हम जो आपको गुड न्यूज देने जा रहे हैं वो टेक्सटाइल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दरअसल योगी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और इसके तहत में कानपुर, आगरा, नोएडा और साथ ही गोरखपुर शहर वस्त्र उद्योग के हब बनेंगे, जिसकी वजह से प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी को योगी का सौगात, प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार। यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी, विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क का होगा विकास। उत्तर प्रदेश का भारत के कपड़ा और वस्त्र उद्योग में अहम योगदान रहा है और राज्य में बनने वाले हथकरघा और रेडीमेड वस्त्र देश के कोने कोने में लोकप्रिय रहे हैं। यूपी सरकार ने इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के कई जिलों में रेडीमेड वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जिसके अंतर्गत कानपुर, ताज नगरी आगरा, नोएडा और गोरखपुर शहर रेडीमेड वस्त्रों की हब बनेंगे। वस्त्र उद्योग का हब बनने की वजह से यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिसके चलते आने वाले सालों में यूपी ग्लोबल टेक्सटाइल हब बन सकेगा। इस दिशा में योगी सरकार ने गंभीर प्रयास भी शुरू कर दिया है। इसी को मूर्त रूप देने के लिए योगी सरकार ने कभी पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर, आगरा, नोएडा और गोरखपुर में रेडीमेड वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। राज्य में बनने वाले हथकरघा और रेडीमेड वस्त्र देश के कोने कोने में लोकप्रिय है। योगी सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत न सिर्फ नई इकाइयां लगेंगी, बल्कि इन इकाइयों में निर्मित उत्पादों का भी निर्यात किया जाएगा, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार आगामी 100 दिनों में आगरा, गोरखपुर और कानपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कराया जाएगा। इनमें वस्त्र उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को भी स्थापित किया जाएगा। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब। आने वाले 5 वर्षों में यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। 5 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क का विकास किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित निवेश लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए है। नोएडा में बनेगा अपैरल पार्क। जुलाई 2022 में इसका शिलान्यास होने की संभावना है। जून 2022 तक 3,000 करोड़ के निवेश से लगभग 115 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पीपीपी मोड पर 5 नए टेक्सटाइल व अपैरल पार्क बनाने की प्रक्रिया भी तेज होगी। 5 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में हथकरघा और टेक्सटाइल क्लस्टर का विकास होगा। प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। गोरखपुर जिले में टेराकोटा के बाद रेडीमेड गारमेंट्स को गोरखपुर की एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के शुरू होने से यूपी को औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभाने के अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए भी एक गुड न्यूज है, क्योंकि प्रभु के भक्त जल्द ही अपने आराध्य के चरित्र को मूर्तियों के माध्यम से जान पाएंगे। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का और भी ज्यादा आकर्षक उसे बनाने के लिए राम सेवकपुरम में रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए मूर्तियों का निर्माण भी चल रहा है, जिसमें मूर्तियों के माध्यम से रामचरित्र को भक्त जान पाएंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री राम भक्तों के लिए गुड न्यूज। राम मंदिर में दिखेगी रामायण। रामायण के प्रसंगों को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। करीब 125 मूर्तियां लगाई जाएंगी। जैसे जैसे अयोध्या निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, वैसे ही रामकुंज में रामायण कथा के लिए मूर्तियों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर को और भी आकर्षक बनाने के लिए राम सेवकपुरम में रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए मूर्तियों का निर्माण चल रहा है, जिसमें मूर्तियों के माध्यम से श्री राम के भक्त रामायण को जान पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में सुंदर मंदिर के निर्माण के साथ ही रामायण आयोजनों का संग्रहालय भी बनेगा, जिसमें प्रवेश करते ही असली रामायण दिखाई देगी। इसमें प्रवेश करने के बाद भक्त भगवान राम के जीवन की घटनाओं में जीवन की लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से जान पाएंगे। अभी इन मूर्तियों को रंगों से रंगा जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कौन सी चौपाई किस संदर्भ में लिखी है, वह चौपाई भी लिखी जाएगी और चौपाई के हिसाब से बैकग्राउंड को पेंट किया जाएगा। इसे धूल से बचाने के लिए शीशे से ढक दिया जाएगा। रात में रोशनी होगी, इसलिए रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद ही काम पूरा होगा। आइए जानते हैं कि रामकथा कुंज का निर्माण कैसे हो रहा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। रामायण के सभी प्रसंगों को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक को दर्शाया जाएगा। सीमेंट, सरिया, कंक्रीट से हो रहा है मूर्तियों का निर्माण। रामकथा कुंज के लिए करीब 7 सालों से मूर्तियों का निर्माण कार्य जारी है। शुरुआती दौर में केवल बुनियादी ढांचा ही तैयार किया गया था, लेकिन अब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही मूर्तियों को तराशने का काम भी तेजी से चल रहा है। धूप और धूल से बचाव के लिए इसे चारों तरफ से ग्लास से कवर किया जाएगा। राम के संपूर्ण मानव जीवन का इन मूर्तियों के माध्यम से वर्णन किया जाएगा, जिसमें पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर प्रभु के लालन पालन, बाल लीला, वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, ताड़का सुबाहुवध, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, वनवास के प्रसंगों को आकार दिया जाएगा। सूपनखा प्रसंग से लेकर रावण वध को यहाँ मूर्तियों के माध्यम से श्री राम के भक्तों को जानने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सौरमंडल और उनमें ग्रह मंडलों को जानने की हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है, मगर इन दिनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूलों में बनी खगोलीय 109 पाठशाला और उसमें ग्रह नक्षत्रों की गणना कर रहे बच्चों ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा रखी है। इन बच्चों से प्रेरित होकर ब्रिटिश दूतावास ने अपने देश के बच्चों और साथ ही इन स्कूलों के बच्चों के साथ में खगोलीय घटनाओं का साझा किया है और साथ ही इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों यूपी के बुलंदशहर का प्राइमरी स्कूल चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह बहुत खास है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल के छात्र ब्रिटिश युवाओं के साथ वैश्विक स्तर पर खगोल विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश उच्चायोग ने आइको ग्लोबल के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी मिशन प्लैटिनम शुरू किया, जिसमें बुलंदशहर के छात्रों को ब्रिटिश युवाओं के साथ मिलकर आकाश गंगा के विषय में शोध एवं ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा।
बुलंदशहर में जिलाधिकारी की मेहनत रंग लाई, क्योंकि जिलाधिकारी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गांव के बच्चों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल जिलाधिकारी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही खगोली लैब सरकारी प्राइमरी स्कूल में बन सका। वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर के नाम से इस लैब को बनाया गया है। इस लैब में 6 प्राइमरी स्कूल के बच्चे खगोली ज्ञान सीख रहे थे, लेकिन देखते ही देखते जनपद भर में महज 8 महीनों में 109 खगोली लैब की शुरुआत कर दी गई। इन तैयार हुए 109 खगोली लैबों में 150 स्कूल के बाल विज्ञानियों को खगोली शास्त्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सौर मंडल के रहस्य को जान सकें। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक अवयव है कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल है, जो बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि के विषय पढ़ाया जाए और उनकी वैज्ञानिक अभिरुचि में पैदा किया जाए, ताकि वो चीज़ों को एनालिटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सोच सकें। उसी को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों में टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जो बेसिक एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। उसमें न केवल बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी आकर के रात में चांद, तारे और सितारे देख रहे हैं। बच्चों को भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराए गए हैं। वो तालाब में जाकर के एल्गी ढूंढते हैं या और जीवाणु आदि ढूंढते रहते हैं। तो ब्रिटिश हाई कमीशन को जब ये पता चला कि बुलंदशहर जनपद में ऐसा कोई अभिनव प्रयोग प्राथमिक और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है, तो उनके यहाँ भी जितनी प्लैटिनम जुबली उनके यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है और वो भी स्पेस के बारे में उनके यहाँ इस समय काफ़ी थ्रस्ट चल रहा है। तो हमारे बच्चों को उन्होंने बुलाया और सारा कंसेप्ट समझा, जो हमारे टीचर्स हैं उनसे कंसेप्ट समझा, और हम लोगों के साथ एक उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है कि उनके यहाँ जो टेलीस्कोप आदि लगा हुआ है और जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में अध्ययन हो रहा है और हमारे यहाँ जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे बच्चे भी उनके साथ सीखेंगे। देखिए, जनपद बुलंदशहर में पिछले 1 साल से खगोल क्रांति कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को नागरिक विज्ञान से जोड़ने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अभी ब्रिटिश दूतावास के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अंतर्गत मिशन प्लैटिनम का कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम अंतर्गत तकरीबन 25 विद्यालयों से 2500 बच्चे बुलंदशहर के उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय नक्षत्रशाला की ऑनलाइन फीड को लाइव असेस करके डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स यानी कि ब्रह्मांड में हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर की दूरी पर उपस्थित वस्तुओं की लगभग 4-4.5 हज़ार तस्वीरें खींची हैं। और ये एक साझा प्रयास था कि यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल की इन प्रयोगशालाओं ने जिज्ञासा के जो बीज बोए हैं, उसका सबूत ये है कि स्कूल की दीवारें सौर मंडल के बारे में जानकारी देने वाली तस्वीरों से भरी हैं। और यहाँ खगोलीय शिक्षा ले रहे छात्रों से अब ब्रिटिश दूतावास भी प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश दूतावास को ये लैब इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ खगोलीय घटना को साझा किया। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 2600 बच्चों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलंदशहर के 25 उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के 2500 बच्चों ने टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय घटना की 4000 से 4500 तस्वीरें ली। इसी के साथ ब्रिटिश स्कूल के लगभग 600 बच्चों ने एक्सचेंज प्रोग्राम में खगोलीय घटनाओं को बुलंदशहर के सरकारी उच्च प्राथमिक और प्राइमरी बच्चों के साथ साझा किया। मून के क्रेटर्स दिखाए हैं और शुक्र ग्रह दिखाया है, शनि ग्रह दिखाया है, बृहस्पति ग्रह दिखाया है और मंगल ग्रह भी दिखाया है। अभी इन चारों ग्रहों को एक अलाइनमेंट में सेट है, ये इनको प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो सन राइज हुआ है तो उस समय हम टेलीस्कोप से इन बच्चों को सन के स्पॉट्स भी दिखाए हैं, जो काफ़ी उनको पसंद आए। गांव के बच्चों से प्रभावित होकर ब्रिटिश हाई कमीशन ने प्राइमरी स्कूल के 4 बच्चों को दिल्ली स्थित दूतावास बुलाया और उनकी सराहना की। ब्रिटिश हाई कमीशन इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय एक्सचेंज प्रोग्राम को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय घटनाओं के आदान प्रदान की रिपोर्ट गिनीज वर्ल्ड बुक को सौंप दी है। इस तरह के प्रयोगों ने गांव के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया है, जिससे सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जनतंत्र टीवी के लिए बुलंदशहर से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। और मुंडका अग्निकांड में 2 दोस्तों ने मसीहा बनकर निभाई सराहनीय भूमिका। अपने निजी क्रेन से मदद कर 50 से ज्यादा लोगों को बचाया और साथ ही दोनों ही साथियों ने डिवाइडर को तोड़कर अपनी क्रेन को आगे बढ़ाया और देवदूत बनकर इमारत में फंसे लोगों को बचाया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का मुंडका अग्निकांड हादसा जो आज भी हर किसी के जहन में है। इस हादसे में कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि मौत का यह आंकड़ा शायद और भी ज्यादा हो सकता था अगर स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत की भूमिका न निभाई होती। इस हादसे के समय प्रशासन से अलग कई लोगों ने नायक बनकर अपने स्तर पर लोगों की मदद की। इन्हीं नायकों में शामिल थे क्रेन ऑपरेटर दयानंद तिवारी और उनके साथी अनिल तिवारी, जिन्होंने इमारत में फंसे लोगों को अपने क्रेन के अगले हिस्से पर बैठाकर इमारत से बाहर निकाला और करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए। इन दोनों ही साथियों ने डिवाइडर को तोड़कर अपनी क्रेन को आगे बढ़ाया और देवदूत बनकर इमारत में फंसे लोगों की मदद की। दयानंद तिवारी ने कहा कि वैसे तो हमारी क्रेन 50 से 55 फुट लंबी है, लेकिन इमारत के पास बिजली के तार भी लटक रहे थे, इसीलिए क्रेन को ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि चूंकि बिजली के तारों के कारण क्रेन का बूम पहली मंजिल तक ही जा सकता था, इसलिए उन्होंने यहीं से लोगों को लिफ्ट करके नीचे उतारा। एक 2 की हिम्मत और सूझबूझ के साथ में करीब 50 से ज्यादा लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। बहुत भयंकर मंजर था, इतना भयंकर मंजर था, ये अफरा तफरी मचा हुआ था। सब महिलाएं आवाज़ लगा रही थी, चिल्ला रही थी। ये मंजर देख करके हम लोग से रहा नहीं गया। हम लोग अपना क्रेन से लिफ्ट दिए, शीशा तोड़े बिल्डिंग का और क्रेन के बूम पर बैठा करके 50 से 55 महिलाओं को हम लोग नीचे उतारे। ये हमारा मानवता का धर्म है। ये मानवता का धर्म है कि हम अपने से किसी को बचा लें। ये हमारा मानव का धर्म है, हमने अपना मानवता किया है। मूल रूप से सिवान के दयानंद तिवारी मुंडका के प्रेम नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और 25 साल से राजधानी एनक्लेव स्थित न्यू कोमल क्रेन सर्विस में क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। जबकि उनके सहयोगी अनिल तिवारी मूल रूप से यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली में दयानंद तिवारी के साथ जुड़े हुए हैं। दयानंद तिवारी ने बताया कि जब वे अपने घर लौट रहे थे तभी मुंडका से गुजरते वक्त सड़क के दूसरी तरफ देखा तो काफी लोग जमा थे और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जब उन्हें पता चला कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और अदर लोग फंसे हुए हैं तो दोनों ने उन्हें क्रेन के जरिए बाहर निकालने का फैसला किया। हादसे के समय रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था। ऐसे में उन्होंने क्रेन को वापस लेने के बजाय लोगों को रास्ते से थोड़ा पीछे हटाया और फिर डिवाइडर को तोड़ते हुए क्रेन को सड़क के दूसरी तरफ ले गए। उस समय अंदर फंसे लोग शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्रेन से टक्कर मारकर शीशा तोड़ने में उनकी मदद की और फिर वहां से लोगों को निकालना शुरू किया। मैं मुंडका मेट्रो उद्योग नगर से काम करके निकल रहे थे, हम और मेरा भाई दयानंद तिवारी, दोनों भाई आ रहे थे। उसके बाद से दयानंद तिवारी मेरे से बोला, देखो वहाँ धुआं उठ रहा है। मैंने जब देखा धुआं उठ रहा है तो जाम भी लगा था, अफरा तफरी का माहौल था कि मेरे को बचाओ। तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि यहाँ पे तो आग लग गया है, अब पब्लिक चिल्ला रहा है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा तू रास्ता क्लियर करा, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो रास्ता मैंने क्लियर कराते हुए इनको जल्द से जल्द पहुँचे। फिर डिवाइडर हमने तोड़ा, आगे चलने का रास्ता नहीं मिला तो डिवाइडर तोड़ के फिर हमने क्रेन वहाँ लिफ्ट दिया। लिफ्ट देकर 50 से 55 आदमी को बचाया हमने। दयानंद तिवारी और अनिल तिवारी का कहना है कि उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन हादसे की अच्छी तरह से जांच कर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इस अग्निकांड में इन दोनों भाइयों और दोस्तों ने जिस तरह से देवदूत बनकर लोगों की मदद की वो वाकई में सराहनीय है। ऐसे नायकों को हमारा भी सलाम। हम बात करें दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने अपने जान पर खेल करके लोगों की जान बचाई और क्रेन से वहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई, जिन्होंने उस दिन खुद अपनी पर्सनल क्रेन लेकर के निकले और जान की परवाह किए बिना लोगों की न केवल मदद करी बल्कि लगभग 50 लोगों से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू कराया और लोगों की जान बचाई। अजीत कुमार, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और अब बात उन साहसी सिपाहियों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही आग के बीच में घिरी हुई महिला को और साथ ही उसके बच्चे को बचाया। दरअसल पालम के सात नगर में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन दो साहसी सिपाहियों ने सकुशल महिला और साथ ही उसके बच्चे को बचा लिया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं असली हीरो वही है जो खुद की जान की परवाह न करके दूसरों को जिंदगी देने का मुद्दा रखते हो। जी हाँ, ऐसे ही दिलेर व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आग में फंसी महिला और उसके बच्चे को नई जिंदगी दी। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, सर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, तभी हमारे पास कॉल आई। हम मौके पे पहुंचे 1.5 मिनट में। हमने देखा आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आग लगने मैं आग बुझाने लग गया। मेरे साथ हेड कांस्टेबल रामनिवास साहब थे, ये ग्रिल से चढ़ के ऊपर बचाने लग गए थे। मैंने नीचे आग पर काबू किया। साहब ने 3 दो बच्चों को और उनकी मम्मी को लेकर ऊपर चले गए। कितनी खुशी होती है 3 जिंदगी आपने बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ऊपर से 2 बच्चे और लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो उसको देख के थोड़ा मैं भी घबरा गया था, लेकिन उनको बचाने की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी। मैं पीछे बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया जहाँ ग्रिल लगी हुई थी और धीरे धीरे करके 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे करके मैं टॉप फ्लोर तक पहुँच गया। टॉप फ्लोर में पहुँचने के बाद मैं जीने के साइड से नीचे आया उनके फ्लोर में, और वहाँ बिल्कुल धुआं था और बच्चे और लेडीज़ चिल्ला रहे थे। हमें लग रहा था कि ये इनके कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो लेडीज़ अपने आप को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अपने आप का नुकसान भी कर सकती थी। तो मैं उनके पास पहुंच गया। फिर फ्लोर में से उनको मैं अपने गोद में उठाया, बच्चों को, लेडीज़ को बोला कि आप मेरे पीछे आ जाओ। फिर उनको मैं टॉप फ्लोर पे ले गया। जब तक मनोज ने आग पे लगभग काबू कर लिया था और लगभग पौने घंटे में आग पे काबू किया, जब तक मैं छत पे लेके उनको खड़ा रहा। दरअसल पालम के साध नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई और इस बिल्डिंग में एक महिला अपने बच्चों के साथ फंस गई थी। जैसे ही बिल्डिंग में आग लगी तो लोगों ने पुलिस और फायर विभाग को फोन करके बुलाया। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी पहुंचती, इससे पहले ही पुलिस की टीम पहुंच गई। बिल्डिंग में लगी आग को देखते हुए कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में 2 सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बिल्डिंग में घुसे और रस्सी की मदद से महिला और उसके बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान एक सिपाही घायल भी हो गया है। बाद में दोनों सिपाहियों को डीसीपी ऑफिस बुलाकर सम्मानित किया गया है। 18 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे पास एक पीसीआर कॉल मिली है। रेजिडेंशियल ब्लॉक है साध नगर पालम में, कुछ लोग फंसे हुए थे। तो ये कॉल मिलते तुरंत हमारे पास कमांड रूम से भी फ़ोन आई थी और एसटीओ के पास भी फ़ोन आए थे और स्टाफ के पास भी फ़ोन आए थे। हमारा 2 एमपीवी की स्टाफ थे, वो तुरंत ये कॉल मिलते ही मौके पे पहुंचा और अंदर जाके इन्होंने इनकी जान भी बचाए थे, एक लेडी और उनकी 2 बेटियां की। मैं थाने में मौजूद था, कमांड रूम से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आग लग गई है पाल फैक्ट्री। और तो फैक्ट्री का नाम आते मेरे दिमाग में एक मुंडका का इंसिडेंट रिपीट हुआ और उसमें आदमी फंसे हुए हैं। मैंने बिना टाइम गंवाए मनोज से बात कौन सी है तो पता चला कि मेरी जेबरा 21 है, मौके के लिए ऑन रूट हो गई। जो भी थाने में स्टाफ थे जल्दी जल्दी उनको अपनी गाड़ी में डाला और एक वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, तो पता ही वीकली मार्केट में भीड़ हो जाती है, वही रास्ता था जाने का। तो मैंने तुरंत स्टाफ को, जैसे अब वीआईपी रूट पे हम लगाते हैं, चूँकि रूट का एक बहुत अच्छा अनुभव है, यहाँ रूट ड्यूटी काफ़ी देते हैं, दिमाग में आया और हमने तुरंत एक तरह से रूट लगा दिया, तो जिससे फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत न हो और मार्केट को पीछा कराया। फायर ब्रिगेड 3 गाड़ी और 2 एम्बुलेंस आ गई थी। जब तक मैं पहुँचा
तो ये लोग अपने बिना कोई मतलब निर्देश के अंदर पहुंच चुके थे और उनके इस साहस की सराहना की गई। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज की गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।